बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल मनाफ अलवी आज आपके साथ फंक्शंस ऑफ किडनी के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो किडनी के फंक्शंस हैं उनमें किडनी का सबसे पहला फंक्शन जो है मेजर फंक्शन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज है, जिसमें ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन की जाती है और रिजल्टिंग के तौर पे यूरिन फार्मेशन होती है जिसे जिस्म से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इसको मेंटेन रखना भी किडनी का फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को बॉडी के नीड के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक जो है वो करना, कंट्रोल रखना, इसमें किडनी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं या हार्मोन्स आप उन्हें कह सकते हैं, वो भी किडनी सेक्रेट करता है। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी जो बहुत ही एक वाइटल रोल है किडनीज़ का, कि विटामिन डी जो है वो किस तरह से किडनी एक्टिवेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है हमारी स्किन सेंसिटाइज करती है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और डाइटरी विटामिन डी भी होता है। तो चाहे डाइटरी हो या बॉडी का सेंसिटाइज किया विटामिन डी हो, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये प्रो विटामिन होता है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीवर और किडनी का फिर बहुत ही मेजर रोल है। और जब विटामिन डी एक्टिव हो जाता है तो फिर अपना जो है वो रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, जिसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है और उसकी मिनरलाइजेशन है, उसकी डिपोजिशन है बोन्स के अंदर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मेजर जो पहला रोल है किडनी का वो है ब्लड को फिल्टर करना और उसके नतीजे में यूरिन को तैयार करना, जिसमें ब्लड के अंदर जितनी वेस्टेज होती हैं उनको यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ब्लड जो है जैसे ही डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा जो है किडनी के लेवल पे आती है, तो इससे दो मेजर जो हैं वो रीनल आर्टरीज़ निकलती हैं, और वो रीनल आर्टरीज़ लेफ़्ट एंड राइट किडनी को ब्लड जो है वो पहुँचा रही होती है। तो जब ये रीनल आर्टरीज़ किडनी के अंदर जो है दाखिल होती हैं, तो फिर आगे चल के वो फिर ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे चल के देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि किस तरह से रीनल आर्टरी जो है आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और फिर आखिरकार नेफ्रॉन्स तक पहुंच रही है। तो इसमें आप देखें कि जैसे ही रीनल आर्टरी इंटर होती है किडनी के अंदर, तो फिर ये इंटर होने के बाद फिर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो ब्रांच इसकी है इनको हम सेगमेंटल आर्टरीज़ बोलते हैं। ये सेगमेंटल आर्टरीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ स्टेज पे सेगमेंट बन रहे हैं आर्टरीज़ के। ये सेगमेंटल आर्टरीज़ जो हैं आगे चल के जैसे ही जितने भी पिरामिड्स बने हुए हैं उनमें दाखिल होती हैं, लोब बने हुए हैं, तो फिर उस स्टेज पे इनको इंटरलोबर आर्टरीज़ का नाम दिया जाता है। इंटरलोबर आर्टरीज़ जो हैं ये ऊपर की तरफ आके जैसे ही कर्व लेती हैं इस स्टेज पे, तो यहाँ पे इनको आर्केड आर्टरीज़ कहा जाता है। फिर ये आर्केड आर्टरीज़ जो हैं आगे कार्टेक्स के अंदर सीधी होके जा रही हैं, तो फिर उस स्टेज पे इनको जो है वो कार्टिकल रेडियल आर्टरीज़ का नाम दिया जाता है। ये यहाँ पे मौजूद है। तो ये आर्टरीज़ इस तरह से डिवाइड होती चली जाती हैं। जैसे ही एंटर होगी रीनल आर्टरी, तो यहाँ से फिर वो अपनी ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिनको हम सेगमेंटल आर्टरीज़ बोलेंगे। सेगमेंटल आर्टरीज़ आगे चल के फिर जो है वो इंटरलोबर आर्टरीज़ में डिवाइड होंगी। इंटरलोबर आर्टरीज़ जैसे कर्व लेंगे तो यहाँ पे आर्केड आर्टरीज़ कहा जाएगा, और वहाँ से कार्टेक्स की तरफ सीधी ऊपर जाने वाली आर्टरीज़ को हम कार्टिकल रेडियल आर्टरीज़ का नाम देते हैं। यहाँ पे हम एक पिरामिड के सेक्शन को अलग से देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे ये आर्टरीज़ मौजूद हैं, इनको हम आर्केड आर्टरीज़ बोलते हैं। और आर्केड आर्टरीज़ जो है फिर आगे चल के कार्टिकल रेडियल आर्टरीज़ में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये गुच्छे से खून की नालियों के बने हुए हैं। ये तमाम गुच्छे जो हैं नेफ्रॉन में जाके एफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू ग्लोमेरुलस बना रहे हैं। ये ऊपर के जो नेफ्रॉन है ये वाले, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये कार्टिकल नेफ्रॉन है, और यहाँ पे जो नेफ्रॉन मौजूद है ये जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो इन नेफ्रॉन तक फिर एफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू जो है आगे चल के ग्लोमेरुलस बनता है। ग्लोमेरुलस के मुकाम पे ही फिर आगे जो है पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और फिर यूरिन फार्मेशन के मुख्तलिफ प्रोसेस चलते हैं। तो
नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फ़िल्टर करके उसमें से यूरिन बना लेने के बाद फिर एट दी एंड जो है वो वेनस टर्न के थ्रू उसको वापस भेजते हैं। अब हम इस पूरे पाथवे को देखेंगे कि इस तरह से ब्लड जो है वो किडनी में एंटर होता है, फिर नेफ्रॉन तक पहुंचता है, वहाँ से फिर यूरिन फॉर्मेशन के बाद फ़िल्टर होकर फिर वापस किस तरह से आता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सीक्वेंस जो है ब्लड का जो पाथवे है, रीनल आर्टरीज जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किडनी के अंदर दाखिल हुई, सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड हुई, इंट्रालूबर आर्टरीज में डिवाइड हुई, आर्कुएट आर्टरीज, देन उसके बाद जो है फिर आर्कुएट आर्टरी, उसके बाद कार्टिकल रेडियल आर्टरीज बनी और कार्टिकल रेडियल आर्टरीज से फिर एफरेंट आर्टरियोज निकले और ये एफरेंट आर्टरियोज जो है फिर हर नेफ्रॉन के अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2.4 मिलियंस नेफ्रॉन जो है हमारे दोनों किडनीज़ में मौजूद हैं और इस कदर ये जो है रीनल आर्टरीज डिवाइड हो जाती है, हर नेफ्रॉन को जो सप्लाई दे रही है। तो ये जो एरिया है जिसमें ग्लोमेरुलस, फिर उससे एफरेंट आर्टरियोज, फिर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, यहाँ पे सारा यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान पहले फ़िल्ट्रेशन होगी, फिर रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी, फिर सेक्रीशन भी होगी और फिर उसके बाद जो है दूसरी साइड पे जो है वो विज़ एरेक्टा का जो है स्ट्रक्चर होगा। ये सारे कैपिलरीज और ये तीनों प्रोसेसेस को ग्लोमेरुलस में तो फिल्ट्रेशन हो गई, लेकिन रीअब्ज़ॉर्प्शन सेक्रेशन का प्रोसेस आगे चल के होता रहेगा और एट दी एंड ये जो हैं विनोल्स बनते हैं और विनोल्स में जब ब्लड वापस आ गया तो नेफ्रॉन से बाहर आ गया, यहाँ पे अब कोई मज़ीद फिल्ट्रेशन नहीं है, ना कोई चीज़ ऐड होगी ना बाहर जाएगी। अब ये ब्लड जो है वापसी का रास्ता अख्तियार करेगा तो कार्टिकल रेडियल वेन्स बनेंगी, फिर आर्टरियल वेन बनेंगी, फिर इंटरलोबुलर वेन बनेगी और रीनल वेन जो है बाहर आके दोनों रीनल वेन जो है सप्लाई जो ऊपर की तरफ ब्लड की वापस जा रही है इन्फीरियर वेना कैवा की तरफ, ये वापस चली जाएगी। तो ये है पाथवे ब्लड का। अब हम इस पॉइंट को देखने जा रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन का अमल जो है वो किस तरह से होता है और यूरिन फार्मेशन का अमल जो है वो कैसे होता है। जैसे कि भी हमने डिस्कस किया कि ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस तक पहुंचा और ग्लोमेरुलस तक जो है वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन का अमल हो गया। फिर हमने वापसी के ब्लड के पाथवे को देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो है एफरेंट आर्टरियोज इस तरह से ग्लोमेरुलस बनाते हैं, ये ग्लोमेरुलस है और यहीं पे पहला फ़िल्ट्रेशन का अमल होता है। इस फ़िल्ट्रेशन में जो है प्रोडक्शन आगे तैयार होती है जो कि आगे वुमेन कैप्सूल में जाती है, इसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। ये यूरिन कतन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है इस तरह से फ़िल्ट्रेशन होती है कि 500 डाल्टन से कम साइज़ की जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं। उनमें जो है जिस्म का वाइटल फ्लूइड पानी भी इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद हैं, अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं और जो है इंजाइम्स भी हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सारी चीज़ें जो है वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं। उसके बाद जो है यही फ़िल्ट्रेट जब इस मुकाम पे पहुंचता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो यहाँ से रीअब्ज़ॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है, चूँकि एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद फिर एफरेंट आर्टरियोल्स बनेंगे और वही आर्टरियोल्स जो है यहाँ पे इनके साथ जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके साथ साथ चलते हैं, अपनी कैपिलरी नेटवर्क जो है इनके गिर्द रखते हैं और यहाँ से फिर जो है वो ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। और रीअब्ज़ॉर्प्शन में वाटर जो इजाफी चला गया था दूसरी साइड पे वो वापस आएगा, आयन वापस आएंगे जिनमें कैल्शियम आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट है, ये सारी चीज़ें और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो चीज़ें भी वापस आएंगी और जितने भी चाहे 500 डाल्टन से कम साइज़ की चीज़ें जो इस तरफ आ चुकी थी, अगर वो लिपोफिलिक है तो वो भी जो है वो आगे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगी, उन चीज़ों ने भी वापस आना होगा। और जो पोलर हैं और हाइड्रोफिलिक हैं वो चीज़ें जो है आगे यूरिन के अंदर जो है वो मूव करते चले जाएंगी। तो इस तरह से फिर आगे जब लूप ऑफ फैनले में आते हैं तो लूप ऑफ फैनले में भी रीअब्ज़ॉर्प्शन का बड़ा प्रोसेस होता है। इस स्टेज पे वाटर रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है रीअब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, सल्यूट पार्टिकल जो हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम
पहुँचे हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे सल्यूट पार्टिकल्स जो है वो फिर वापस आते हैं और इसके साथ साथ फिर सेक्रीशन का अमल भी शुरू हो जाता है। सेक्रीशन में फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें यूरिन में शामिल कर दी जाती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे क्रिएटिनिन भी है, पोटाशियम जो है वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है, हाइड्रोजन आयन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर वापस जा रही होती हैं सेक्रीट होके यूरिन की तरफ। तो फिर आखिरकार जो है कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है ये फ्लूइड फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट पे। और जो डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मद्देनज़र रखते हुए कि बॉडी का वाइटल फ्लूइड बाहर तो नहीं जा रहा, तो फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट करके पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है उसको रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे जब पानी की बहुत काफ़ी मिकदार रीअब्ज़ॉर्ब जाती है तो यूरिन थोड़ा कंसनट्रेटेड भी हो जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे चल के रीनल पेपिला में आती हैं और यहाँ पे माइनर कैलेक्स जो बनता है पहला वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये है यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसमें 3 मेजर प्रोसेस हमने देखे। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर हम शॉर्टली देखें तो इसमें आपको इस मुकाम पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का अमल होगा और फिल्ट्रेट जो है वो वुमन कैप्सूल में आएगा और नीचे सारी नालियाँ जो है हमने अलग अलग स्टेज पे देखी वो हम कलेक्टिवली यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहली स्टेज पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है जिसमें पानी और सल्यूट स्मॉलर देन प्रोटीन से छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे फिल्ट्रेट होकर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। बहुत ही प्रेशर होता है यहाँ पे और यहाँ से जो है जो पोर होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर वहाँ से पानी और उसके साथ दूसरी और ब्लड के सेल्स को छोड़ के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के तकरीबन तमाम चीज़ें जो है फिल्ट्रेट के तौर पे दूसरी साइड पे चली जाती है। तो जब वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको बताया जा रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और जितने भी नीडेड आयंस होती हैं जिनकी जिस्म को भी ज़रूरत होती है तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके फिल्ट्रेट से दोबारा जो है वो ब्लड में भेज दिया जाता है और वो कैपिलरी ब्लड के थ्रू जो है वो वेंस में चले जाते हैं। फिर जिस्म के अंदर जो इजाफी चीज़ें होंगी इस स्टेज पे वो फिर यूरिन में शामिल कर दी जाती हैं जिसमें क्रिएटिनिन की भी कुछ मिकदार है और पोटाशियम काबिल ज़िक्र है। तो ये सारी चीज़ें जो इजाफी होगी वो फिर उनको यूरिन में शामिल कर दिया जाता है। तो जो चीज़ें यूरिन में शामिल हुई वो इस रास्ते से फिर यूरिन का सफ़र शुरू करती हैं और बाकी जो ब्लड फ़िल्टर हो चुका वेस्टेज अपनी सारी की सारी यूरिन में शामिल करने के बाद वो इस रास्ते से जो है वो वापस वेंस में चला जाएगा। यूरिन बन जाने के बाद बॉडी से किस तरह से बाहर आता है वो नेफ्रॉन में जो है कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट से फिर पेपिलरी डक्ट जो है जो रीनल पिरामिड से नीचे आ रही है उसमें आएगा। फिर वहाँ से माइनर कैलेक्स बन रहे हैं उनमें आएगा। माइनर कैलेक्स फिर मिलके मेजर कैलेक्स बनाते हैं इसमें। फिर वहाँ से रीनल पेल्विस में और रीनल पेल्विस से यूरेटर में और फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जो हमारा टेम्परेरी रिजर्वायर है यूरिन का, उसके बाद जो है बॉडी से जिस्म से वो बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों ये था एक्सक्रीशन और वेस्टेज का प्रोसेस जिसमें ब्लड की फ़िल्ट्रेशन और रिज़ल्टिंग इन यूरिन फार्मेशन जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें बहुत सारी बातें जो हैं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था लेक्चर पे, मैंने कुछ शॉर्ट भी कर दी। तो जो भी आपके क्वेरीज़ होंगी, क्वेश्चंस होंगे वो आप ज़रूर डिस्कस किया करें। उससे जो है जो बातें डिस्कस नहीं हो चुकी हो